तो क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारी एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है हमारा CUET वाले बालक के लिए और मैं बात करूंगा इकोनॉमिक्स की चैप्टर नंबर 3 जो कि है हमारा डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के टॉप 100 इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs आप कह सकते हैं उसको हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, सोल्यूशन भी जानेंगे साथ साथ में और इसको हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बता दूं मेरा टारगेट है अप्रैल एंड होने से पहले मुझे 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक मेरे पास 133 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। मुझे 200 सब्सक्राइबर पहुँचना है अप्रैल एंड से। तो देख लो यार, तुम ही लोग को करवाना है, जैसे भी करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कॉमेंट कर दो, लाइक कर दो, जो भी हो पाए करो। बस तुम लोग से एक रिक्वेस्ट है, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस मैं करवा के दूंगा। अब बढ़ते हैं हमारे MCQ फर्स्ट की तरफ जो है हमारा डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज व्हाट। डिमांड हमारा होता क्या है, डिमांड के बारे में पूछ रहा है। तो डिमांड हमारा वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी होता है जो कि एक कंज्यूमर विलिंग एंड एबल टू बाई एट अ गिवन प्राइस एंड टाइम, यानी कि एक गिवन प्राइस पे और एक गिवन टाइम पे एक हमारा कंज्यूमर जो है वो हमारे गुड्स को खरीदना चाहता है या फिर खरीद सकता है, वो हमारा डिमांड कहलाता है। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी कि बाकी अदर जो फैक्टर्स वो सिमिलर रहेंगे, देयर इज़ अ डैश रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में हमारा एक निगेटिव होता है रिलेशन, यानी कि हमारा प्राइस अगर बढ़ेगा डिमांड घटेगा, और अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस घटने वाला है। डिमांड शेड्यूल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, एक हमारा जो डिमांड शेड्यूल होता है वो किस चीज़ के बारे में रिलेशनशिप बताता है। डिमांड शेड्यूल जो होता है हमारा वो हमारे प्राइस और जो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड होता है उसके बीच में हमारा रिलेशनशिप बताता है। अब इसको क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड में कंफ्यूज ना होना, बिकॉज दोनों सिमिलर आप देख के पहले कुछ और टिक कर दोगे बट आंसर कुछ और रहेगा, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। फोर्थ वाला है हमारा अ डिमांड कर्व इज़ अ डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिमांड शेड्यूल। डिमांड कर्व जो है हमारा, डिमांड कर्व है, सीधी बात ये हमारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व इज कॉज्ड बाई अ चेंज, यानी कि अगर मूवमेंट हो रहा है हमारे डिमांड कर्व में तो वो किस वजह से होगा, तो वो होगा हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, यानी कि प्राइस कमोडिटी अगर चेंज हो रही है तो हमारा जो डिमांड कर्व है उसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। हमारे डिमांड कर्व में शिफ्ट कब देखने को मिलेगा, यानी मूवमेंट हमारा मूव करेगा, शिफ्ट यानी कि पूरा का पूरा ग्राफ ही आगे पीछे हो जाएगा। तो चेंज हमारा कब होगा, एक शिफ्ट कब होगा, तो शिफ्ट हमारा तब होगा जब हमारा जो फैक्टर्स अदर देन प्राइस है और अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो फैक्टर्स है अगर वो चेंज हो जाएंगे तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा। An increase in consumer income will lead to dash shift in the demand curve for a normal good, यानी कि अगर हमारा कंज्यूमर की जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है तो हमारा कौन सा शिफ्ट होगा, तो हमारा क्या लेफ्टवर्ड होगा कि राइटवर्ड स्विंग होगा, मतलब शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे जब हमारी कंज्यूमर की इनकम जो है वो बढ़ती है तो हमारा एक राइटवर्ड शिफ्ट होता है। An increase in consumer income will lead to a dash, यहाँ पे कंज्यूमर इनकम इंक्रीज हो रही थी नॉर्मल गुड के केस में। 8th वाले में हम इन्फीरियर गुड्स के बारे में बात करें। अगेन टाइप्स ऑफ गुड्स अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके पढ़ लो, बिकॉज इन्फीरियर गुड्स, गिफन गुड्स, लग्जरी गुड्स, नॉर्मल गुड्स सबका अलग अलग तरीके का डिमांड एंड सप्लाई होता है। तो इन्फीरियर गुड्स के केस में अगर हमारा कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो जो हमारा डिमांड कर्व है उसमें हमारा एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, यानी कि नॉर्मल कर्व से नॉर्मल गुड के केस में राइटवर्ड था, इसमें हमारा इन्फीरियर गुड्स के केस में हमारा लेफ्टवर्ड यानी कि जस्ट अपोजिट हो जाएगा। गुड्स डैट आर कंज्यूम टुगेदर आर कॉल्ड, यानी कि ऐसे गुड्स जिसको साथ में हम कंज्यूम करते हैं वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, जैसे कि चाय बिस्किट सॉरी फॉर डैट, चाय बिस्किट हो गया हमारा, कॉपी पेन हो गया, पेन एंड पेपर मतलब सिंपली, वो सब हमारे क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। A decrease in the price of complementary goods will lead to a dash shift in the demand curve of the related goods, यानी कि अगर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जा रहा है उसमें डिमांड कर्व में क्या होगा, तो डिमांड कर्व जो है हमारा वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाने वाला है।
गुड्स डैट कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ईच अदर, यानी कि ऐसे गुड्स जिनको हम एक उसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे कौन से गुड्स होते हैं, वो हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। जैसे कि हमारे टी एंड कॉफ़ी, चाहे तो आप टी पी लो या चाहे तो आप कॉफ़ी पी लो, मतलब वो बात अलग है, किसी को टी पसंद है वो टी पिएगा, किसी को कॉफ़ी पसंद है कॉफ़ी पिएगा। बट यहाँ पर मैं नॉर्मल केस में बात कर रहा हूँ कि अगर टी की जगह कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी जगह टी यूज़ किया जा सकता है। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड लीड टू यानी कि अगर हमारा सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ जा रहा है तो वो डिमांड कर्व में कैसा शिफ्ट देखने को मिलेगा इन द ओरिजिनल गुड्स, यानी कि हमारा ओरिजिनल गुड्स के सब्स्टिट्यूट गुड की बात होगी। तो जब हमारा सब्स्टिट्यूट गुड का जो प्राइस है वो बढ़ेगा तो यहाँ पे जो हमारी डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड, यानी कि राइटवर्ड हो जाने वाला है। कौन से गुड का? ओरिजिनल गुड्स का। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस आर नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, यानी कि जो हमारा टेस्ट और प्रेफरेंस होता है ये कोई प्राइस से इसको नहीं नापा जा सकता, ये हमारा एक तरह से हमारा क्वालिटी टाइप का आप कह सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस कैन अफेक्ट द करेंट डैश फॉर अ कमोडिटी, यानी कि अगर हमारा एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर प्राइस का कि फ्यूचर में प्राइस हमारा बढ़ेगा या घटेगा तो हमारा क्या हो सकता है, करंट जो हमारी डिमांड जो है वो हमारा कमोडिटी का इफेक्ट हो सकता है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशंस आर डैश डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मार्केट, यानी कि जो साइज और कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन है वो हमारा मार्केट डिटर्मिनेंट्स होता है मार्केट डिमांड का। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डैश टू अ चेंज इन इट्स डिटर्मिनेंट, जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमारा मेज़र करता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ, किसकी रिस्पॉन्सिवनेस को डिमांड्स करता है, टू अ चेंज इन इट्स डिटर्मिनेंट, तो वो हमारा करता है क्वांटिटी डिमांडेड की रिस्पॉन्सिवनेस को मेज़र। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज ED मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन, तो क्वांटिटी डिमांडेड को किसके साथ कंपेयर करता है, तो क्वांटिटी डिमांडेड को उसके जो प्राइस होता है उसके साथ हमारा कंपेयर करता है। फॉर्मूला ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग द परसेंटेज मेथड चेंज मेथड इज, यानी कि फॉर्मूला पूछा गया है हमारा कौन सा, परसेंटेज चेंज मेथड का, तो वो होता है हमारा Q तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी वाला जो है कि डिफरेंस Q डिवाइड करेंगे Q से, ये हमारा एक ब्रैकेट हो गया, इसको हम डिवाइड करेंगे जो हमारा डिफरेंस P आएगा उसके P से। फॉर्मूला प्राइस इलास्टिसिटी का पूछा गया मिड पॉइंट मेथड से, तो जो मिड पॉइंट मेथड का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा Q1 माइनस Q2, उसको होल डिवाइड करेंगे हमारा ब्रैकेट खोल के, Q1 प्लस Q2 को डिवाइड करेंगे 2 अगेन स्लैश P2 माइनस P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई 2। अगर हमारा ED ग्रेटर देन 1 आता है तो डिमांड को हम कैसे क्या कहेंगे, अगेन ये हमारा ग्राफ वाला है, ED ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, 0, ये सारे केसेस होते हैं। तो हमारा ED अगर ग्रेटर देन 1 है तो जो हमारी डिमांड है वो हमारी इलास्टिक डिमांड कहलाएगी। ED हमारा लेस देन 1 है तो हमारा इन इलास्टिक डिमांड कहलाएगी। अगर ED हमारा इक्वल टू 1 है तो वो हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहलाएगी, और उसी के साथ अगर हमारा ED इक्वल है 0 के तो वो हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कहलाएगा। उसके साथ साथ अगर हमारा ED आ रहा है इनफाइनाइट तो वो कहलाएगा हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। 25 पे आते हैं कि डिमांड ऑफ फॉर नेसेसिटीज़ इज़ जनरली, जो हमारी नेसेसिटीज़ होती है यानी कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता उसका प्राइस से, हमें ज़रूरत है तो ज़रूरत है नेसेसरी चीज़ों की, उसकी जो डिमांड होती है वो जनरली इन इलास्टिक डिमांड होती है। लग्जरी गुड्स की जो लग्जरी गुड्स का जो डिमांड होता है वो जनरली इलास्टिक होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स मेक्स द डिमांड फॉर अ कमोडिटी मोर, अगर हमारा क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो डिमांड जो है हमारी मेन कमोडिटी की जो ओरिजिनल गुड्स है उसकी वो हमारी इलास्टिक हो जाएगी। अ लॉन्गर टाइम पीरियड मेक्स द डिमांड फॉर अ कमोडिटी मोर, लॉन्गर टाइम पीरियड जनरली मेक्स द डिमांड फॉर अ कमोडिटी मोर इलास्टिक। The proportion of income spent on a commodity affects its price elasticity. A larger proportion leads to, अगर हमारा proportion जो है इनकम का इनकम स्पेंड का अगर वो लार्जर है कमोडिटी पे तो वो हमारा
क्या दिखाएगा, यानी कि लार्जर प्रोपोर्शन क्या लीड करेगा, तो वो लीड करेगा हमारा हायर इलास्टिसिटी को। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि EY जो हमारा मेज़र करता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड का। इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा रिस्पॉन्सिवनेस क्वांटिटी डिमांडेड टू प्राइस करता था। इनकम इलास्टिसिटी हमारा क्वांटिटी डिमांडेड टू इनकम करेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सब में सेम रहने वाला है, बस थोड़ा थोड़ा जो पॉइंट्स है वो डिफरेंस होंगे। जैसे कि उसमें हमारा PP था, इसमें हमारा नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारा Y आ जाएगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारे इनकम को। नॉर्मल गुड के लिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इंफीरियर गुड्स के लिए हमारी इनकम इलास्टिसिटी डिमांड क्या होती है, निगेटिव होती है। लग्जरी गुड्स के लिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है हमारी, ग्रेटर देन 1 होती है। उसी के साथ जो हमारा नेसेसिटीज़ होती हैं उसके लिए जो हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो हमारा लेस देन 1 होती है, बट हमारा पॉजिटिव होती है, यानी कि वो 0 नहीं होती है, वो लेस देन 1 होती है बट पॉजिटिव होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी हमने देखा, इनकम इलास्टिसिटी देखा, अब हम देखेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी। और यहाँ तक अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। और ऑल्सो ये जो PDF है इसको आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाओ, जिस दिन का ये वीडियो है उस दिन का डेट चेक करो, वहाँ पे आपको PDF गारंटीड मिल जाने वाला है। ऑलरेडी अभी तक जितने चैप्टर कंप्लीट करें उसके PDF में डाल चुका हूँ, और जो कंप्लीट करवाने वाला हूँ उसके भी जो PDFs हैं वो आपको मिल जाने वाले हैं। अब बात करेंगे हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि E = XY। मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड, यानी कि एक A गुड है, एक B गुड है, इसका क्वांटिटी डिमांडेड और इसका प्राइस, इसके बारे में हम रिस्पॉन्सिवनेस देखने वाले हैं। द फॉर्मूला ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन गुड X एंड गुड Y, यानी कि क्रॉस इलास्टिसिटी जो है हमारा उसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, तो हम क्वांटिटी ऑफ X लेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर में लेंगे क्वांटिटी ऑफ प्राइस ऑफ Y का, उसको हम सॉल्व कर देंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमारी जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो हमारी पॉजिटिव होती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हमारे होते हैं उसमें जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो हमारी निगेटिव होती है। अब इसमें आप कहोगे नेसेसिटीज़, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, ये सारे गुड्स क्यों नहीं आए, बिकॉज यहाँ पे 2 गुड्स की बात करिए, और 2 गुड्स कहाँ कहाँ आते हैं हमारे, या तो कॉम्प्लीमेंट्री में आते हैं या तो सप्लीमेंट्री में आते हैं। तो सप्लीमेंट्री गुड्स सब्स्टिट्यूट में आते हैं, सॉरी सब्स्टिट्यूट गुड्स या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमारा जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो पॉजिटिव होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में हमारा निगेटिव हो जाता है। उसी के साथ साथ अगर हमारा कोई 2 गुड्स है जो कि अनरिलेटेड है, यानी कि दोनों में कोई भी लिंक नहीं है, तो उसका इस क्रॉस इलास्टिसिटी हमारा 0 आ जाता है, बिकॉज उसका उसमें कोई लिंक है नहीं। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अ कमोडिटी इज इक्वल टू, यानी कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर किसी कमोडिटी पे क्या आता है, तो वो होता है हमारा प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, यानी कि हमने कितने रुपए में ख़रीदा है और कितना सामान खरीदा है वो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर बताता है। इफ़ डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि ED जो है वो हमारा ग्रेटर देन 1 है और एक डिक्रीज़ हो जाता है हमारा प्राइस, तो वो क्या करेगा इन टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस आएगा, अगर हमारा जो ED अगर ग्रेटर देन 1 है और जो हमारा प्राइस है वो कम हो जाता है, तो वहाँ पे जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हमारा ED लेस देन 1 है, प्राइस में चेंज हो रहा है, तो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आएगा, तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इफ़ डिमांड इन यूनिटरी इलास्टिसिटी यानी कि ED = 1 है, अभी लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 देखा, अब हम देख रहे हैं =1, प्राइस में चेंज हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। स्लोप ऑफ लीनियर डिमांड कर्व हमारा क्या होता है, तो वो हमारा स्लोप ऑफ लीनियर डिमांड कर्व हमारा कांस्टेंट होता है। इलास्टिसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व इज, यानी कि डिफरेंट पॉइंट्स पे हमारे लीनियर डिमांड कर्व के जो हमारी इलास्टिसिटी होती है वो हमारी क्या होती है, डिफरेंट होती है, डिफरेंट पॉइंट डिफरेंट। ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व इलास्टिसिटी इज हायर एट, हमारे लीनियर जो डिमांड कर्व बनता है उसमें जो इलास्टिसिटी वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, तो वो सबसे ज़्यादा हायर प्राइसेस पे होती है।
वर्टिकल डिमांड कर्व हमारा रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा डिमांड है वो हमारी परफेक्टली इन इलास्टिक होती है। ये सब ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, देखो या तो दो तरीके, या तो इसको रट लो या तो समझ लो। अभी तक अगर देर हो चुका है, अगर आप एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले ये वीडियो देख रहे हो, आपको ये वीडियो मिला है, तो देखो अभी समझने का टाइम जा चुका है। अब शांति जो चीज़ें उसको रटना पड़ेगा, बिकॉज एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। समझ सकते हो तो समझ लो, अभी बहुत सारे वन शॉट्स रहते हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ पे जाके समझ पाओ तो समझ लो, नहीं तो जो चीज़ें हैं उसको रट के चले जाओ। हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारी डिमांड है वो हमारी परफेक्टली इलास्टिक है। वर्टिकल है तो इन इलास्टिक, वर्टिकल है तो हमारी परफेक्टली इन इलास्टिक, हॉरिजॉन्टल है तो परफेक्टली इलास्टिक। द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज क्रूशियल फॉर, जो हमारा कंसेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ये क्यों क्रूशियल है? तो ये है हमारा प्राइसिंग डिसीजन के लिए। गवर्नमेंट यूजेस द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ डैश ऑन रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को क्यों यूज़ करती है इलास्टिसिटी का? तो वो करती है टैक्स ऑन रेवेन्यू के लिए, यानी कि टैक्सेस का कंक्लूजन के लिए। इफ गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स ऑन अ कमोडिटी विद इन इलास्टिक डिमांड, द बर्डन ऑफ टैक्स विल फॉल मोर ऑन कंज्यूमर्स। यानी कि अगर हमारा जो गवर्नमेंट है वो किसी ऐसे कमोडिटी पे टैक्स लगाती है जिसकी डिमांड जो है इन इलास्टिक है, तो उसका जो बर्डन होगा टैक्स का वो हमारे कंज्यूमर्स के ऊपर आ जाएगा। अब सेम सिनेरियो है, बट डिफरेंस क्या है? जो हमारा कमोडिटी है उसका डिमांड इलास्टिक है, इलास्टिक डिमांड में जो हमारा बर्डन है टैक्स का वो हमारा प्रोड्यूसर्स पे आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग इनकम इलास्टिसिटी हेल्प्स बिजनेस टू एडजस्ट देयर प्रोडक्ट मिक्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि कौन से पीरियड ऑफ इकोनॉमिक में हमारा हेल्प करता है समझने के लिए, यानी कि इलास्टिसिटी को समझने में कब हेल्प होगा? तो वो होगा हमारा ग्रोथ एंड रिसेशन के टाइम पे। क्रॉस इलास्टिसिटी हेल्प बिजनेसेस टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन देयर प्रोडक्ट्स एंड दोज ऑफ देयर कंपटीटर्स, यानी कि जो हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी है वो उनके प्रोडक्ट्स को समझने में हेल्प करेगा और जो उनके कंपटीटर के प्रोडक्ट्स हैं उसको समझने में वो हेल्प करता है। अगर हमारे दो गुड्स का पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी है तो वो क्या होंगे? तो वो हमारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, बिकॉज जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उनका पॉजिटिव होता है और जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं वो हमारे निगेटिव में आते हैं। इफ़ टू गुड्स हैव निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, अगेन जो मैंने समझाया वो उसका कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएगा। द डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ, तो ये डिग्री हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की किससे इन्फ्लुएंस होती है? तो हमारी क्लोज सब्स्टिट्यूट से इन्फ्लुएंस हो सकती है। टाइम हॉरिजॉन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी। डिमांड टेंड्स टू बी मोर डैश इन अ लॉन्ग रन, तो डिमांड हमारा लॉन्ग रन में कैसे रहेगा? इलास्टिक रहने वाला है। कंसेप्ट जो है हमारा बैंड वैगन इफेक्ट का, वो क्या सजेस्ट करता है कि जो हमारी डिमांड है एक कमोडिटी की वो बढ़ती है किस रीज़न से? तो वो बैंड वैगन इफेक्ट का अगर हम देखा जाए तो वो हमारा डिमांड बढ़ाता है बिकॉज इट्स पॉपुलैरिटी अमंग अदर कस्टमर, यानी कि दूसरे लोग खरीद रहे हैं, दूसरे लोग को पसंद आ रहा है तो उनको देखा हम भी खरीदने वाले हैं। द कंसेप्ट ऑफ स्नॉब इफेक्ट सजेस्ट दैट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, यानी कि स्नॉब इफेक्ट में हमारा डिमांड कैसे बढ़ती है? तो वो बढ़ती इट बिकमिंग कॉमनली और वाइडली यूज, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से हम भी उसे इस्तेमाल करेंगे। वेबलिन इफेक्ट कैसे हमारी डिमांड को इंक्रीज़ करता है? तो वो इंक्रीज़ करता है कि इंक्रीज़ इन देयर प्राइस ड्यू टू देयर स्टेटस सिंबल, यानी कि उसका प्राइस बढ़ेगा बिकॉज उनका जो स्टेटस सिंबल है वो भी बढ़ जाने वाला है। मार्केट डिमांड इज डैश ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एट वेरियस प्राइसेस, यानी कि जो हमारी मार्केट डिमांड होती है वो हमारी सम होती है इंडिविजुअल डिमांड की एट वेरियस प्राइसेस। द शेप ऑफ मार्केट डिमांड कर्व इज यूजुअली सिमिलर टू द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स, टिपिकली स्लोपिंग डाउनवर्ड। जो हमारा मार्केट डिमांड कर्व होता है वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व की तरह सिमिलर होता है और वो उसका जो स्लोप होता है वो हमारा डाउनवर्ड्स होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस एज आ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो हमारा ऑलवेज एब्सोल्यूट नंबर होता है। अ परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड कर्व हैज़ इलास्टिसिटी कोफिशिएंट ऑफ, तो वो हमारी परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कर्व में जो हमारा इलास्टिसिटी कोफिशिएंट होता है वो हमारा इनफाइनाइट होता है। अ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड हैज़ एन इलास्टिसिटी कोफिशिएंट ऑफ
0. Relative elastic demand has an elasticity coefficient of ED greater than 1. और उसी तरीके से हमारा रिलेटिवली इन इलास्टिक में हमारा 0 ED जो है वो हमारा लेस देन ग्रेटर देन 0 होगा बट लेस देन 1 होगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा 0.028, 0.37 ऐसे तरह के. द स्टीपनेस ऑफ डिमांड कर्व इंडिकेट्स डैश ऑफ डिमांड. तो हमारा जो स्टीपनेस होता है डिमांड कर्व का वो हमारा इलास्टिसिटी बताता है डिमांड की. स्टीपर डिमांड कर्व जनरली इंडिकेट्स डैश इलास्टिक डिमांड. जो हमारा स्टीपर डिमांड कर्व होता है वो जनरली लेस इलास्टिक डिमांड को बताता है. फ्लैटर डिमांड कर्व है तो वो हमारा मोर इलास्टिक डिमांड को बताएगा. कंसेप्ट ऑफ टोटल आउटले मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इज़ यूज टू मेज़र. तो ये क्यों यूज़ होता है? ये यूज़ होता है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी को मेज़र करने के लिए. अकॉर्डिंग टू टोटल आउटले मेथड, इफ़ अ फॉल इन प्राइस लीड्स टू एन इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर. अगर हमारा टोटल आउटले मेथड को देखें तो अगर हमारा प्राइस गिर रहा है जिसकी वजह से हमारा इंक्रीज होता है टोटल एक्सपेंडिचर में, तो जो डिमांड है वो हमारी इलास्टिक होगी. अगेन अगर हमारा प्राइस लीड्स टू अ फॉल, यानी कि हमारा प्राइस कम हो रहा है, टू इन टोटल एक्सपेंडिचर डिमांड इज इन इलास्टिक. अकॉर्डिंग टू टोटल आउटले मेथड्स, इफ प्राइस फॉल इन प्राइस लीड्स टू नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर. यानी कि अगर हमारा प्राइस कम होगा और टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी जो क्या नाम से चेंज है वो नहीं होने वाला है, तो हमारी जो डिमांड है वो हमारी यूनिटरी इलास्टिक हो जाएगी. रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, यानी कि डिमांड जो हमारी चेंज होगी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस से, उसको हम कैसे मेज़र करेंगे? वो हमारा होगा एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी से. एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ यूजुअली कैसे होती है? हमारी पॉजिटिव होती है, यानी कि जितना आप एडवर्टाइजमेंट करोगे उतना आपकी डिमांड बढ़ने वाली है. कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ अ डैश टूल फॉर बिजनेस एंड पॉलिसी मेकर. तो ये हमारा क्रूशियल टूल होता है. अंडरस्टैंडिंग प्राइस इलास्टिसिटी हेल्प फर्म्स इन डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमल डैश फॉर द प्रोडक्ट्स. तो वो हमारा प्राइस को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है. If a firm wants to increase its total revenue and the demand for its product is inelastic, it should increase the price. यानी कि अगर हमारा टोटल रेवेन्यू बढ़ाना है किसी कंपनी को और जो उसकी डिमांड है वो इनइलास्टिक है, तो उसको प्राइस को बढ़ा देना चाहिए. If a firm want to increase total revenue और जो उसकी प्रोडक्ट का है वो इलास्टिक है, ऊपर हमने इनइलास्टिक देखा था और इसमें हम इलास्टिक देखेंगे तो यहाँ पे हमारा अपोजिट हो जाने वाला है, यानी कि डिक्रीज कर देंगे. कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज्यूम दैट द अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट. यानी कि जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जो लॉ है हमारा, वो हमारा ये कहता है कि दूसरे जो फैक्टर्स है वो हमारे कांस्टेंट रहने चाहिए और जो हमारा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड है उसको लेके हम अपना कंपेरिजन कर लेंगे. द पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड इज़ यूज टू मेज़र इलास्टिसिटी. कहाँ पे किया जाता है? तो इसको किया जाता है एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व. फॉर्मूला क्या होता है हमारा पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? तो वो होता है हमारा डिफरेंस क्यू बाई डिफरेंस पी एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पी बाई क्यू से. आर्क इलास्टिसिटी इज़ यूज्ड व्हेन द चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी इज़. आर्क इलास्टिसिटी को कब यूज़ करते हैं? जब हमारा जो प्राइस और क्वांटिटी में चेंज है वो हमारा बहुत ज़्यादा है, रिलेटिवली लार्ज. द मिड पॉइंट ऑफ फार्मूला इज़ अ टाइप ऑफ आर्क इलास्टिसिटी मेजरमेंट. अंडरस्टैंडिंग द इलास्टिसिटी डिमांड फॉर डिफरेंट गुड हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग इफेक्टिव डैश पॉलिसीज. तो कौन सी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है? तो जो हमारी टैक्सेशन और सब्सिडरी पॉलिसीज़ है उसमें. गुड्स विथ लो प्राइस इलास्टिसिटी आर ऑफन कंसीडर्ड. यानी कि अगर कोई लो प्राइस इलास्टिसिटी है तो वो गुड्स हमारे कौन से होते हैं? तो वो हमारे नेसेसिटीज़ हो जाती हैं. गुड्स विद वेरी हाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफन हैव मैनी क्लोज. बहुत ज़्यादा आपकी हाई प्राइस इलास्टिसिटी है तो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज सब्सिट्यूट्स होंगे. कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी इज़ एप्लीकेबल टू डैश कर्व एज वेल. तो जो हमारा कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी वो हमारे सप्लाई को भी एप्लीकेबल कर्व, सप्लाई कर्व को भी एप्लीकेबल होता है.
इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू अ चेंज इन डैश, तो चेंज हमारा किस में होता है, प्राइस में। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज अ ग्रेटर देन 1, सप्लाई इज सेड टू बी इलास्टिक। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1, तो सप्लाई क्या होगी हमारी, इनइलास्टिक हो जाएगी। द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन इज अ की डिटर्मिनेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ, जो हमारा टाइम पीरियड होता है तो जो उसको कंसिडरेशन में लिया जाता है तो हमारा की डिटर्मिनेंट होता है कौन सी इलास्टिसिटी, तो हमारा डिमांड और सप्लाई दोनों में हमारा की डिटर्मिनेंट होता है। शॉर्ट रन में देखा जाए तो सप्लाई ऑफ मोस्ट गुड्स टू बी टेंड टू बी रिलेटिवली इनइलास्टिक। The concept of demand and elasticity is fundamental to understanding how markets works या फिर functions. Analysis of demand and elasticity helps in predicting the impact of various economic dash on consumer behaviors. तो जो हमारी economic policies होती हैं उसको predict करने में help करता है। Last MCQ, the study of demand and elasticity provides a basis for understanding consumer dash एंड मार्केट डायनेमिक्स, तो कंज्यूमर बिहेवियर को समझने में हेल्प करते हैं और मार्केट डायनेमिक्स को। तो यहाँ पे हमारे 100 MCQs ख़त्म होते हैं, बट आप उससे जाएं उससे पहले मैं बता दूँ कि थोड़ा सा अगर आपको एनर्जी लो लग रहा हो मेरा, तो मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बाकी मैंने ट्राई किया है कि 100 MCQs को डिस्कस करूँ, बाकी PDF डाउनलोड कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। टारगेट है मेरा 200 सब्सक्राइबर्स पहुँचने का। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, किसी MCQ में डाउट है तो टाइम स्टैम्प के साथ या फिर कोई MCQ नंबर के साथ आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा। और भी चैप्टर्स के वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है। उससे क्या होगा कि आप कोई भी न्यू वीडियो जब मैं डालूंगा तो आपसे मिस नहीं होगी। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।